नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, हम लोग हर दिन झारखंड अपडेट के इस चैनल में करंट अफेयर्स देखते हैं और आज का सेशन भी करंट अफेयर्स है। और झारखंड करंट अफेयर्स में जो कि 18 अगस्त का ये सेशन है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम लोग सभी प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सेशन में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में जैसा कि करते हैं आप कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ट्विटर अकाउंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पे @झार_अपडेट के URL पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 18 अगस्त का ये सेशन है और करंट अफेयर्स का सेशन है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और शुरुआत कर लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न, क्योंकि हर सेशन में जो लास्ट में हम वीडियो में अभ्यास प्रश्न जो पूछते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसे हम लोग सबसे पहले व्याख्या के साथ देखते हैं। और लास्ट सेशन का जो प्रश्न था दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्यमियों को निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए किन 2 देशों के विदेश दौरा के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम उनका पूरा हो चुका है, वो वापस भी आ चुके हैं। और इसके लिए जो ऑप्शन है वो है स्वीडन एंड स्पेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कनाडा और USA, या ऑप्शन डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उद्यमियों को निवेश करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और साथ में जो टीम है प्रमुख अधिकारी झारखंड के, वे स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर गए थे, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का विदेश दौरा जो हुआ था वो स्वीडन और स्पेन का दौरा था और 11 सदस्यीय टीम के साथ वो विदेश दौरा पे गए थे। और जो ये दौरा हुआ था वो अप्रैल माह में हुआ था। और प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा कल्पना सोरेन, जो कि उनकी मंत्री और गांडे से विधायक भी हैं, मुख्य सचिव अलका तिवारी, CM के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक और कुल मिला के 11 लोग इसमें शामिल थे इस प्रतिनिधिमंडल में, जो स्वीडन और स्पेन का दौरा कर चुके हैं झारखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए। अगर इसके उद्देश्य की बात कर ले तो झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये स्वीडन और स्पेन का यात्रा किया गया था 11 सदस्यीय टीम के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गया था। और उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना भी इनके उद्देश्यों में शामिल था। तो ये था दोस्तों लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न जिसे हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आज का, डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में किस पद को हासिल करने में सफल रहे हैं। इसके लिए जो 4 ऑप्शन हैं वो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्य। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, झारखंड से हैं, वो सदस्य के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चुने गए हैं। आपको बता दें कि 13 अगस्त को इसके लिए चुनाव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, जिसके गवर्निंग बॉडी के लिए चुनाव हुआ था। इसमें प्रदीप कुमार वर्मा, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं झारखंड से, और 2024 के चुनाव में ही ये चुनाव जीते हैं। और इनका जो कार्यकाल है 2024 से जो 2030, जैसा कि राज्यसभा सदस्य का होता है 6 वर्षीय कार्यकाल, पिछले वर्ष ही जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य बने थे। और आपको बता दें कि पहली बार झारखंड के किसी सांसद को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के गवर्निंग बॉडी में शामिल होने का मौका मिला है और सदस्य के रूप में वो शामिल हुए हैं और उन्होंने चुनाव में सदस्यता हासिल की है। और ये जो अभी चुनाव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, आपको बता दें कि 13 अगस्त को ये चुनाव हुआ था। और इसमें जो सचिव पद है वो राजीव प्रताप रूड़ी को हासिल हुआ है। आपको बता दें कि सचिव जो होता है वो गवर्नर बॉडी का सर्वा होता है। कह सकते हैं कि सारा कार्य जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, वो सचिव के द्वारा ही देखा जाता है। और राजीव प्रताप रूड़ी, जो कि वर्तमान में सारण विधानसभा यानी छपरा से, जो कि सारण का हेडक्वार्टर है, वहाँ से सारण लोकसभा से वो सांसद हैं। और इन्होंने
और ये भी भाजपा के ही हैं, और भाजपा के ही संजीव बलियान को उन्होंने हराया है, जो कि पूर्व सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के रहे हैं संजीव बलियान। उन्हें राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया है और सचिव पद हासिल कर लिया है। वैसे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दें कि ये दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। औपचारिक इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था 1965 में। और देश के जो एमपीज़ हैं या पुराने फॉर्मर एमपीज़ हैं, सांसद या पूर्व सांसद हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मंच है। जो भी सांसद और पूर्व सांसद होते हैं वो यहाँ जिसके मेंबर होते हैं यहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं। कई तरह का यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि का आयोजन हो या कोई पार्टी हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही ये अध्यक्ष होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। चूँकि वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, तो ओम बिरला वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष हैं और सचिव पद पर, जैसा कि मैंने बताया, ये राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड से प्रदीप कुमार वर्मा जो सांसद है राज्यसभा के, वो सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 1। और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। सीपी राधाकृष्णन झारखंड से किस प्रकार से संबंधित रहे हैं जिन्हें एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश या आरक्षी महानिरीक्षक? आरक्षी महानिरीक्षक डीजीपी। दोस्तों आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। 11वें राज्यपाल थे झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं, एनडीए के द्वारा उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अब घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब होने वाला है। आपको बता दें कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। वहीं सीपी राधाकृष्णन के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का जो पूरा नाम है वो चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। 1957 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में तिरुपुर में, और 2 बार ये भाजपा से कोयम्बटूर के सांसद रहे हैं। पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के तमिलनाडु में, और महाराष्ट्र के वो 24वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हैं। 31 जुलाई 2024 से वो अभी तक राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं महाराष्ट्र का, जबकि इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। 18 फरवरी 2023 को नियुक्त किया गया, तो उन्होंने पदभार संभाला था झारखंड के राज्यपाल के रूप में, और जुलाई 2024 तक वो राज्यपाल रहे थे और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, और 11वें राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले रमेश बैस थे और वर्तमान में संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। वहीं प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक हाल ही में अगस्त 2025 में क्यों चर्चा में रहा? यह विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया। विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दी गई है, विधेयक को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी गई है, या विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई है? दोस्तों आपको बता दें कि कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक जो 2023 है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई है। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फैक्ट्रीज झारखंड अमेंडमेंट बिल 2023, क्योंकि ये 2023 में झारखंड कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी, झारखंड कैबिनेट के द्वारा 2 अगस्त 2023 को विधानसभा में पारित हुआ था ये। और झारखंड कारखाना विधेयक की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा 14 अगस्त 2025 को स्वीकृति दी गई है, और स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति भवन ने झारखंड राजभवन को यह विधेयक भेज दिया है। आपको बता दें, जब ये झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया था, उसके बाद राज्यपाल के पास गया था, जबकि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास इसे अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए भेज दिया था। अब राष्ट्रपति ने वापस कर दिया है राज्यपाल झारखंड के पास, और राज्यपाल ने झारखंड सरकार को यह वापस कर दिया है और इसे स्वीकृति दे दी गई है। अब बहुत जल्द इससे संबंधित गैजेट नोटिफिकेशन झारखंड सरकार जारी करेगी और यह एक कानून बन जाएगा, और यह नियम
जो है फैक्ट्रीज झारखंड अमेंडमेंट बिल में जो भी प्रोविज़न है वो लागू कर दिया जाएगा। अगर इसके प्रोविज़न प्रावधान की बात करें कि कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक में क्या है, आपको बता दें कि अब तक जो महिलाएं हैं उसे नाइट शिफ्ट की इजाज़त नहीं थी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत। अब इसके पास होने के बाद, गजट नोटिफिकेशन के बाद, अब महिलाएं किसी भी कारखाना में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेगी, यानी रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक जो शिफ्ट चलता है वो काम कर सकेगी। खासकर आपको बता दें कि झारखंड में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील है, बोकारो स्टील है, अडानी की कंपनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां नाइट शिफ्ट का जो है काफ़ी प्रचलन रहता है, यानी तीनों शिफ्ट के द्वारा कंपनी चलाई जाती है। वैसे कंपनी में महिलाएं अब रात को भी अगर वो चाहे तो नौकरी कर सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, कारखाना अधिनियम 1948, इसके तहत महिलाओं के रात्रि पाली में काम करने पर प्रतिबंध है। और अब कुछ सरकारों ने, करीब 8-9 ऐसे सरकार झारखंड देश में हैं, अलग अलग राज्यों में, जिसने ये प्रोविज़न नाइट शिफ्ट का कर दिया है। अब झारखंड ने भी ये अमेंडमेंट बिल को पास किया था, अब राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। अब झारखंड सरकार इसे लागू कर देगी। तो ये है दोस्तों कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक, जिसके तहत जो महिलाएं हैं अब रात में नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 है सैफ अंडर 17, यानी सैफ की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। सैफ अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में कितनी खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 2, 5, 7 या 9? हाल ही में 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 7 फुटबॉल की महिला खिलाड़ी, बालिका कह सकते हैं, वो सैफ अंडर 17 के लिए चुनी गई है भारतीय टीम के लिए, और ये टीम भूटान में सैफ अंडर 17 मैच खेलने वाली है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि सैफ अंडर 17 टीम में बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और जो आयोजन किया जाना है यह टूर्नामेंट सैफ अंडर 17 ये 20 से 31 अगस्त 2025 के दौरान भूटान में आयोजित किया जाएगा। इसमें अगर खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों गुमला से 5 खिलाड़ी, रांची से 1 और हजारीबाग से 1 खिलाड़ी को शामिल किया गया है भारतीय टीम में। गुमला से अगर बात करें जो 5 खिलाड़ी हैं बालिका जो फुटबॉल टीम में शामिल की गई है वो सूरजमुनि कुमारी है, एलिजाबेथ लकड़ा है, अनीता डुंगडुंग है, विनीता ओरो है और वीणा कुमारी है। वहीं रांची से दिव्यानी लिंडा को शामिल किया गया है इस टीम में, सैफ अंडर 17 टीम में, और हजारीबाग से अनुष्का कुमारी को। ये 7 बालिका हैं जिन्हें सैफ अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 5 है सूर्या हांसदा को किस जिले में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है? गोड्डा, रांची, दुमका या धनबाद? और इसका जो उत्तर है दोस्तों आपको बता दें कि सूर्या हांसदा जो राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय थे, गोड्डा में पुलिस ने एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया है। वैसे आपको बता दें कि 45 वर्ष उम्र था सूर्या हांसदा का। गोड्डा झारखंड के आदिवासी नेता थे और 10 अगस्त 2025 को पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया था। सूर्या हांसदा के खिलाफ आपराधिक मामले थे, क्रिमिनल केसेस थे, लगभग 25 क्रिमिनल केसेस, जिसमें हत्या का प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण यानी रैंसम, जबरन वसूली और दंगा फैलाने यानी राइट जैसे मुकदमे इसमें शामिल रहा है। वैसे चर्चा की बात करें तो सूर्या हांसदा इसलिए चर्चा में रहे हैं कि JVM बाबूलाल मरांडी के जो पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, उससे वो विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं, भाजपा से भी वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में वो JKLM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है JLKM इसमें शामिल थे, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि राजनीति में भी ये सक्रिय रहे थे। ये था प्रश्न नंबर 5। तो ये था दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स का। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है विश्व विरासत दिवस के अवसर पर किस धरोहर के ऐतिहासिक महत्व पर पुस्तिका का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए बड़का गांव प्राचीन स्मारक,
ऑप्शन बी रुआम किला, ऑप्शन सी नौरतनगढ़ किला या ऑप्शन डी बेनीसागर। तो ये है 4 ऑप्शन, ये है प्रश्न आपके लिए। आप जवाब चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसे डिटेल में बताऊंगा कि विश्व जो विरासत दिवस है उस दिन कौन कौन से धरोहर जो झारखंड में हैं उसे शामिल किया गया है और कौन कौन से धरोहर है झारखंड में, उसे भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इस प्रश्न की व्याख्या के समय। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलता है नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट, झारखंड करंट अफेयर्स और अन्य टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।